بسم الله الرحمن الرحيم. Last time, you know that we had started with the kinetic particle theory. Kinetic particle theory में हम लोगों ने सबसे पहली चीज तो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. उसके बाद हमने मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा था. और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने जो है वो कुछ चीजों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गिवन थे, और वो गिवन टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड या गैस होती हैं, वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था. आज हम लोग जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं माय डियर, दैट इज द हीटिंग कर्व. और दूसरा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कूलिंग कर्व. ठीक है जी. सो ये दो तरह के कर्व होते हैं आपके. एक को जो है वो हम लोग कहते हैं हीटिंग कर्व, और दूसरे वाले को मेरे बच्चों हम लोग नाम देते हैं कूलिंग कर्व का. इनका मीनिंग क्या होता है जी? हम लोग यहाँ पे हीटिंग कर्व जो है वो वाटर का ले रहे हैं, वाटर. ठीक है जी. और कूलिंग कर्व जो है ये भी हम लोग ले रहे हैं वाटर का. अच्छा जी, ये एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इससे आपको कूलिंग कर्व और हीटिंग कर्व की जो है वो समझ लग जाएगी. यहाँ पे आप लोगों का जो है वो टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस में. ठीक है जी. यहाँ पे आपका है जी -10, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 100, और यहाँ पे है 110. ठीक है जी. सेल्सियस में आपके जो है वो टेम्परेचर है. ठीक है जी. और यहाँ पे आप लोगों का जो है वो टाइम है. अच्छा जी. अब हीटिंग कर्व में वाटर को जब हम लोग लेते हैं तो वाटर को सॉलिड स्टेट में लेते हैं, और सॉलिड स्टेट में जो वाटर होता है वो आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जी. ठीक है. तो हम लोग आइस को लेंगे. ठीक है. सॉलिड स्टेट में वाटर को लेंगे, जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है. यानी आपने फ्रिज से बर्फ निकाली है, उसको थर्मोमीटर रख के उसका इनिशियल टेम्परेचर आप लोग चेक कर लें कि कितना है. लेट्स सपोज उसका इनिशियल टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है. अब आप उसको हीट करना शुरू करें, उसको आग के ऊपर रख दें. सो व्हाट वुड हैपन, इट्स टेम्परेचर वुड स्टार्ट राइजिंग. इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. ठीक है जी. अब एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो बर्फ है, जो आइस है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, लिक्विड बनना शुरू हो जाएगी जी. यानी पानी बनना शुरू हो जाएगा. ठीक है. तो जैसे ही 0 टेम्परेचर पहुंचेगा, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा इस तरीके से. यानी टाइम तो गुजर रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा. ठीक है जी. हालांकि आप उसको हीट करते चले जा रहे हो, ये नहीं कि आपने हीट करना रोक दिया है. ठीक है. हीट करते जा रहे हो लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया हुआ है. ठीक है जी. उसके बाद जब वो चीज पूरी की पूरी लिक्विड बन जाएगी, पानी बन जाएगी, तो फिर उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा इस तरीके से. और राइज होते होते पहुंच जाएगा 100 के ऊपर. 100 पे जाके फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा. कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक जो है वो चीज पूरी की पूरी गैस नहीं बन जाती. और जब वो पूरी चीज गैस बन जाएगी तो फिर उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो मेरे बच्चों, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो चीज सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगी, आइस की फॉर्म में होगी. ये जो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है, यहाँ पे जो है वो सॉलिड भी होगा जिसको आइस कहते हैं, और यहाँ पे लिक्विड भी होगा जिसको हम लोग वाटर कहते हैं. ये दोनों स्टेट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करेगी जिसको हम लोग वाटर का नाम देते हैं.
क्योंकि हम लोग वाटर का हीटिंग कर्व जो है वो पढ़ रहे हैं। तो हीटिंग कर्व किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जब पहुंचेगा तो यहाँ पे आपका लिक्विड भी होगा, ठीक है जी, और गैस भी होगी, जिसको हम लोग स्टीम कहते हैं, और लिक्विड को हम लोग जो है वो वाटर का नाम देते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद ये वाला जो है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्टीम यानी गैस जो है वो मौजूद होगी, गैस यानी स्टीम जो है वो प्रेजेंट होगी यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है और सॉलिड से लिक्विड बना है, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। और यहाँ पे जो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है मेरे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आप लोगों को कल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी बताई थी कि द कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, and the constant temperature at which a liquid changes into the gaseous state, that is called as the boiling point, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का जो है वो हीटिंग कर्व है। अब हम लोग इसका ऑपोजिट कर रहे हैं। ऑपोजिट क्या कर रहे हैं, ग्राफ हमारे पास ये पानी का ही है, ठीक है जी, और टेम्परेचर भी हमारे पास वही वाले हैं, ये -10 है, ये 0 है, यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे 110 है, एंड दिस थिंग दैट इज द टेम्परेचर, और ये डिग्री सेल्सियस में है, और यहाँ पे आपके पास टाइम है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टी तरफ से शुरू कर रहे हैं। उल्टी तरफ से मतलब कि आप स्टीम ले रहे हो, आपके पास स्टीम है, स्टीम को आप ठंडा करते हो, जब ठंडा करते हो तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा मेरे बच्चों कि जब वो स्टीम जो है वो लिक्विड बनना शुरू हो जाएगी, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और वो तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक वो स्टीम, वो गैस लिक्विड नहीं बन जाती। जब वो लिक्विड बन जाएगी तो फिर टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, और फिर जैसे ही वो चीज जो है वो सॉलिड बनना शुरू हो गई, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और जब वो पूरी सॉलिड बन जाएगी फिर टेम्परेचर आपका ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी गैस एग्जिस्ट करती है, जिसको स्टीम कहते हैं, और यहाँ पे गैस और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, यानी स्टीम और वाटर। और इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास वाटर यानी लिक्विड मौजूद होगा, और इस जगह पे आपके पास जो है वो लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा। सॉलिड का मतलब आइस, और लिक्विड का मतलब वाटर, मैंने लिखा हुआ है। और इस जगह पे सिर्फ आपके पास आइस हो। तो जब हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर आता है, अब हम इसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, बॉइलिंग का उल्ट जो है वो क्या होता है, कंडेंसेशन। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है जी। और दूसरी चीज, जब कोई लिक्विड चीज सॉलिड में चेंज होती है तो वो जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है जी। तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसी भी एक चीज के सेम होते हैं जी, लेकिन ये ऑपोजिट प्रोसेस है। इसमें चीज को हीट करते हैं और इसमें चीज को जो है वो हम लोग ठंडा करते हैं। एवरीवन गॉट इट, ठीक है। तो दीज आर द हीटिंग एंड द कूलिंग कर्व। हीटिंग कर्व में चीज को हीट करते हैं और सॉलिड से स्टार्ट होती है वो चीज और लिक्विड बनती है, और लिक्विड जब पूरा बन जाएगा टेम्परेचर राइज होगा, और जब वो लिक्विड गैस में चेंज होगा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। जब वो पूरी चीज गैस बन जाएगी फिर टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। तो these are the heating and the cooling curves, so you should know about it। पेपर में इसके बारे में तकरीबन 8 टाइम्स जो है वो क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है जी। सबने ये कॉपी कर दिए, नेक्स्ट हम लोगों ने एक चीज करनी है, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ये हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं आगे, उसमें ये चीज यूज होनी है, तो उसको समझाने से पहले ये मैं एक इजाफी चीज समझा रहा हूँ।
लेकिन अगर आपको ये आती होगी तो वो अगला टॉपिक समझ लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग कहते हैं ए आर को, ठीक है। आर का मतलब रिलेटिव, ए का मतलब एटॉमिक मास, ठीक है जी। कार्बन, जी जी बेटा बिल्कुल वही वाला है। अच्छा जी, दूसरी एक चीज होती है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। बेटा ये सबको पता नहीं है ना, इसीलिए जिन लोगों को पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए फिर ये नहीं होगी, तो दैट इज व्हाई आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन दैट। अच्छा जी, आप जरा ध्यान से फोकस करके जो है वो सुनिएगा। पेपर में आपको एक चीज होती है जिसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल, वो आपको गिवन होता है। पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 120 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी तफसील हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे जाके कि 120 हैं, वो कैसे वो अरेंज होते हैं, वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हमें क्या काम है, वो जो 120 डिफरेंट उसमें एटम्स या एलिमेंट्स मौजूद है ना, उनका सिंबल लिखा होता है, ठीक है जी। और उसके साथ ये दो नंबर्स लिखे होते हैं। अब ये दो नंबर्स इस तरीके से भी लिखे होते हैं कि बड़ा नंबर ऊपर लिखा होता है और छोटा नीचे, यहाँ छोटा ऊपर बड़ा नीचे। तो तुम लोग इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो तरीका है ये ओल्ड वर्जन है, यानी ये ओल्ड मेथड है लिखने का, इसमें बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नीचे होता है। ये वाला आपका न्यू वर्जन है, न्यू मेथड है, ठीक है। आप लोग पांच पेपर के क्वेश्चन कर रहे हो तो मत कंफ्यूज होइएगा कि ऊपर लिखी हुई चीज ये होती है, नीचे लिखी हुई ये होती है, मत इस तरह कंफ्यूज होइएगा। मैं आपको आसान सा तरीका बता रहा हूँ। ये दो नंबर हैं, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? सिक्स। जो छोटा नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर, बिल्कुल जी, इसके लिए एटॉमिक नंबर का वर्ड भी यूज करते हैं, दोनों इसी के नाम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जी बताता हूं यार, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वो आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें इससे गर्ज है तो जरा थोड़ा सा इसको करने जा। अच्छा, ये दूसरी जो चीज लिखी हुई है बड़ा नंबर, इस बड़े नंबर को हम लोग न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं, ठीक है जी। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है एटॉमिक मास, या इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है मास नंबर। तो ये तीनों इसी के नाम है, और ये दोनों जो है ये इसके नाम है। तो अब यहां पे देखें, ये दो नंबर है, छोटा कौन सा है? ये सिक्स। तो ये सिक्स जो है ये प्रोटॉन नंबर होगा, छोटा नंबर हमेशा प्रोटॉन नंबर है। ऊपर नीचे मत देखिएगा, मत परेशान होइएगा कि यार ये ऊपर वाला ये है तो नीचे वाला ये है, डोंट एवर गेट कंफ्यूज्ड विद इट, ठीक है जी। हमेशा जो दो नंबर्स हैं उनमें से जो छोटा नंबर होगा दैट इज द प्रोटॉन नंबर, या इसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, ठीक है जी। और जो बड़ा नंबर होगा उसको जो है वो हम लोग न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं, इसको हम लोग एटॉमिक मास भी कहते हैं, और इसको हम लोग मास नंबर भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों इसके लिए जो है वो यूज होती है टर्म्स, ठीक है। तो छोटा नंबर ऊपर हो या नीचे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, छोटा नंबर प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर, और बड़ा नंबर आपका एटॉमिक मास होता है। अब यहाँ पे देखें वर्ड लिखा हुआ है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास का मतलब फिर कहाँ पे एटॉमिक मास लिखा हुआ है? एटॉमिक मास, ठीक है जी। ये देखें एटॉमिक मास, तो बड़ा नंबर हमेशा एटॉमिक मास या ए आर होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए आर ऑफ सी का मतलब कार्बन है, कार्बन यानी सी, तो कार्बन का ए आर क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? 12, ठीक है जी, 12 होगा जी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। ये देखिए, अगर आपका एक वर्ड कैपिटल और एक स्मॉल लेटर लिखा हो तो ये दोनों एक ही एटम को शो करते हैं। अगर ये इस तरीके से लिखा हो, ये दोनों वर्ड कैपिटल है तो ये अलग एटम है, ये अलग एटम है, ये ध्यान में रखना है। अगर एक वर्ड कैपिटल और एक स्मॉल लेटर हो तो वो दोनों जो लेटर्स हैं वो किसी एक एटम को शो करते हैं, ठीक है। तो ये सपोज करें कि ये सोडियम है, सोडियम के साथ
ये लिखा हुआ है, तो कोई मुझे बताएगा कि सोडियम का AR कितना है? 23। तो AR ऑफ सोडियम, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल में से आपको देखना होता है, आपको लर्न नहीं करना कुछ, पीरियोडिक टेबल पेपर में देते हैं, गिवन होता है, हर वक्त आपके पास भी होगा। मैं आपको फोटोकॉपी करवा के कल ये मैं दे दूंगा, डोंट यू वरी अबाउट इट, ठीक है जी। ये सोडियम का AR जो है वो कितना है? 23। इसी तरीके से अगर सपोज करें ये लिखा हुआ है, तो व्हाट इज द AR ऑफ N? N का AR कितना होता है? 14। तो यहाँ पे लिखे AR ऑफ नाइट्रोजन यानी N, दैट इज 14। ठीक है जी, यहां तक समझ लग गई है। तो ये किसी भी एलिमेंट के साथ जो दो नंबर्स लिखे होते हैं उसमें से जो छोटा नंबर है वो प्रोटॉन नंबर और बड़ा नंबर एटॉमिक मास या AR होता है जी। समझ लग गई है। अब अगली चीज पे चलते हैं बच्चों। दूसरी चीज होती है MR, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। याद रखो कि जो एटम्स होते हैं ना वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसकी क्या वजह होती है जी? वो आपस में ग्रुप बना के इकट्ठे जुड़ के रहते हैं जी। और वो क्यों जुड़ते हैं उसको हम लोग आगे जाके तफसील के साथ पढ़ेंगे। लेकिन एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि वो ग्रुप्स की फॉर्म में इकट्ठे रहते हैं। तो वो जो ग्रुप ऑफ एटम आपस में जुड़ के रहते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो वो जो मॉलिक्यूल होता है जिसमें काफी ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ के रहते हैं, उस मॉलिक्यूल का अगर आपने मास निकालना है तो उसका क्या तरीका होता है कि उसमें जितने भी एटम हैं उन सबका AR ऐड करते जाओ तो तुम्हारे पास उसका MR आ जाएगा। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। सपोज करें कि आपके पास ये CaCO3 है। पीरियोडिक टेबल आपको गिवन होता है, Ca के साथ 20 और 40 लिखा हुआ है, O के साथ 8 और 16 लिखा हुआ है, और C के साथ 6 और 12 लिखा हुआ है। ये पीरियोडिक टेबल में आपको गिवन होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक वर्ड कैपिटल और एक स्मॉल लेटर है, तो ये एक एटम को शो कर रहा है, तो Ca। तो Ca का कितना होता है AR? 40। और इसके कितने एटम है? एक ही एटम है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, करने की जरूरत ही नहीं है। प्लस ये दोनों कैपिटल वर्ड है, कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, तो ये ज्यादा एटम है, ये ज्यादा एटम है। तो सी का कितना होता है? 12। 12 लिखते हैं। और उसके बाद ओ का कितना होता है? 16। लेकिन ओ के साथ 3 लिखा हुआ है तो इसको टाइम्स 3 कर देंगे। इसको सॉल्व करने 40 प्लस 12 plus 48, 48, 12, 60 and 40, 100. So the MR of CaCO3 that is 100. समझ लगी है? अब एक और करते हैं जी। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CuCl CuSO4 डॉट 5H2O। अब मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ जी। Cu का होता है जी 29 और 64 और S का होता है 16 और 32। O का लिखा हुआ है हाइड्रोजन का 1H1 होता है जी। अब चलिए जी अब हम इसका निकालते हैं। ये देखिए जी, ये एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर है, तो ये Cu में एक एटम है, इसका कितना AR है? 64। तो यहाँ पे 64 लिखते हैं। उसके बाद S का कितना है? S का 32 है, बड़ा नंबर हमेशा देखते हैं। उसके बाद O का ये लिखा हुआ है 16, तो 16 टाइम्स 4 कर देंगे, ठीक है जी। उसको ब्रैकेट में लैदा कर दो और प्लस कर दो। ये डॉट जो लिखा हुआ है इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है कि ऐड करना है इसका वाटर का, यानी ये 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख के और ब्रैकेट में H का कितना होता है? 1। तो 1 टाइम्स इसके साथ 2 है तो 2 लिख दो और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कर लें। जी तो हम किस मॉलिक्यूल कर रहे हैं? ये इस पूरी चीज का मैंने एक लंबी चीज लिखी है कंफ्यूज करने के लिए। यानी Cu का 64, S का 32, O का 16 टाइम्स 4 और ये डॉट का मतलब प्लस ही करना है, ये 5 बाहर लिख दिया और ये H का 1 होता है 1 into 2
और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 64 टाइम्स प्लस 32 प्लस 64 प्लस 5 टाइम्स 2 1 जा 2 और 16 18 हो गया। तो इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ गया 160 और ये सॉल्व करें ये कितना आ गया 90। तो 160 एंड 90 कितना बन गया 250। तो 250 जो है ये इस पूरी चीज का एम होता है। यहां तक समझ लग गई है सबको? तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट चीजों के जो है वो एमआर निकाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये वाला कॉपी करनी है, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको चीजें दे रहा हूं। आप लोग ये कॉपी कर लिया तो रख कर दूं इसको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर ये कॉपी कर लिया है बेटा इसको रख कर दूं। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा। सर आप जो पहले आपने एग्जांपल बताया वो आप फिर से एक दफा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? बेटा वो इसी की तरह, वो तो आसान थी, ये मुश्किल थी, ये समझ लग गई है तुझे? यस सर, लेकिन ना एक्चुअली ऊपर वाला जो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 है जो टॉप पे आपने एक्सप्लेन किया वो मुझे समझ नहीं आई। पूरा कितना होता है? ये 16 है तो इसके साथ क्या लिखा हुआ है 3, तो टाइम्स 3 कर दिया इसलिए। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। चलिए इसको रख कर दूं। नहीं 2 मिनट, चलिए 2 मिनट हो गए। कर दूं? अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड लिख रहा हूँ, उनके एमआर तुम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करने हैं। पहला है जी NH3, दूसरा है जी O2, तीसरा है N2, उससे अगला है NO2, उससे अगला है Br2, उससे अगला है HCl, उससे अगला है CO2, उससे अगला है CO, उससे अगला CH4। जी 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 बोलो। मैं सर मैं आपको उसके बाद Cl2, उसके बाद HBr, उसके बाद CH3, CH2 और NH2। ठीक है जी। और इसके अलावा कोई SO2, उसके बाद H2SO4, उसके बाद HNO3, C6H12O6, C6H12O6। चलिए ये भी कर सकते हैं, ये लो C6H12O6। ठीक है जी, आप लोग इनके एमआर निकालने शुरू कर दें। ये एआर चीजों के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिन जिन के नहीं है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है जी, एन का भी है, एच का भी है, बी आर का होता है जी 35 और 80, सी एल का होता है 17 और 35.5। उसके बाद कार्बन का लिखा हुआ है, एच का भी लिखा हुआ है, एस का भी लिखा हुआ है, बाकी सबके लिखे हुए हैं। चलिए जी ये निकालने शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं एग्जैक्टली टाइम दे रहा हूँ जी 8 मिनट्स। अच्छा कोई बात नहीं, 8 मिनट बहुत है। 8 मिनट में आपको दे रहा हूँ, आप लोग इन सारी चीजों के एमआर निकालने, क्योंकि जो हमने अगला टॉपिक शुरू करना है उसमें इन चीजों के एमआर आपको निकालने आने चाहिए। ठीक है जी, शुरू हो जाएंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 8 मिनट्स। एमआर निकालना, एमआर ही निकालोगे ना, एक से ज्यादा एटम्स हैं। शुरू हो जाए। अगर कोई बच्चा कहीं पे कंफ्यूज होता है, उसको नहीं समझ आती, हफ्सा लुकमान बेटा, तो मुझसे पूछ लेना। चलिए जी, ये आप लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो निकालने आ गए हैं। कल इससे रिलेटेड टॉपिक हम लोगों ने शुरू करना है डिफ्यूजन और उसके एक्सपेरिमेंट, और उसके एक्सपेरिमेंट में इन सब का एमआर आपको निकालना आना चाहिए।
कल मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी दे दूंगा और उसके बाद डिफ्यूजन खत्म करके और फिर हम लोग पास्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे एंड देन आप लोगों का इसका टेस्ट इस वीक में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इस वीक में हम लोग जरा थोड़ा सा स्लो जा रहे थे। आप लोगों का टेस्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से क्लियर होगा। ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।